हेडलाइंस के साथ अनुभव। Thank you, Subodh. Indian economy grows by 7.7% in financial year 2026. Fourth quarter growth pegged at 7.8%. Centre grants tax exemption to foreign institutional investors on capital gains in government securities. RBI's Monetary Policy Committee keeps repo rate unchanged, cuts GDP growth projection for current financial year to 6.6%, and benchmark domestic indices end on negative note. Sensex drops over 100 points, Nifty settles below 23,400. वित्त वर्ष 2026 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.7% की वृद्धि दर का अनुमान। चौथी तिमाही में बढ़ोतरी की दर रह सकती है 7.8%। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों में कैपिटल गेन्स पर करों में पूरी छूट दी। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान में कटौती करके 6.6% किया और देश के शेयर बाजारों के प्रमुख सूचकांक नीचे आए। सेंसेक्स में 100 अंक से ज्यादा की गिरावट, निफ्टी 23,400 के नीचे। Very important day from the economic news point of view today. Of course, listeners, we will be telling you all about it and discussing it with our expert. But before that, you have to know something very important. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. And now, Subodh, the top story. जी हाँ, पहली खबर यह है, देश की अर्थव्यवस्था ने पिछले वित्त वर्ष यानी 2025-26 में मजबूत रफ्तार बनाए रखी है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के 7.7% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 में यह वृद्धि दर 7.1% थी। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने आज वित्त वर्ष 2025-26 के वार्षिक जीडीपी के प्रोविजनल अनुमान और इस वर्ष जनवरी से मार्च तिमाही के अनुमान जारी किए हैं। प्राथमिक क्षेत्र में 3.2% की वृद्धि दर्ज की गई है, जिसमें कृषि और मत्स्य क्षेत्र का प्रमुख योगदान रहा। विनिर्माण, व्यापार, होटल, परिवहन, संचार, प्रसारण से जुड़ी सेवाओं तथा रियल एस्टेट क्षेत्र ने पिछले वित्त वर्ष में 2.5 अंकों की वृद्धि हासिल की। वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही यानी जनवरी से मार्च अवधि में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7.8% रहने का अनुमान है। वास्तविक और नॉमिनल ग्रॉस वैल्यू एडेड की वृद्धि में द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों की प्रमुख भूमिका रही है। विशाल आंकड़े आए हैं और कुछ उत्साहजनक हैं। देश की हालत अच्छी दिखाई दे रही है। आपकी दृष्टि में क्या तस्वीर बनती है? देखिए सुबोध जी, जो 7.7% के आंकड़े आए हैं, प्रोजेक्शन के हिसाब से देखा जाए तो बात प्रोजेक्शन में 7.1% की हो रही थी और ये आंकड़े 7.7% की जिसे कहा जाए कि ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ जो है वो बताते हैं। एक चीज इससे जो साफ है वो ये है कि जिस तरह का वैश्विक माहौल इस वक्त है और केवल यहां हम जो इस वक्त दो प्रमुख लड़ाइयां जो चल रही हैं उसकी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम पिछले लगभग साल भर से ज्यादा का समय देखें और उसमें जिस तरह से ट्रम्प टैरिफ्स को लेकर जो उथल पुथल हुई अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं में भी, तो मोटे तौर पर ये जो आंकड़े हैं वो दर्शाते हैं कि भारत पर उसका उतना असर नहीं पड़ा है जिस तरह की उम्मीद शायद की जा रही थी कि असर पड़े। जी, मतलब आपके कहने का मतलब है कि पिछले एक साल में या पिछले पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करें अगर हम, तो कोई न कोई नकारात्मक, कुछ नेगेटिव चल ही रहा था जो हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकता था, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था ने उसको झेल के भी ये प्रदर्शन किया है। जी बिल्कुल, और इसका फायदा हमें आगे चलकर होने वाला है, क्योंकि अब जो समय है वो थोड़ा सा कठिन समय है और ये आप और जो आगे खबरें बताएंगे उसमें भी साफ जाहिर होगा। लेकिन सीधे तौर पर सरकार की तरफ से भी, आरबीआई की तरफ से भी जिस तरह के इंडिकेशंस हैं और जिस तरह के मेजर्स लिए गए हैं वो ये दर्शाता है कि
जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो भी और जो सेंट्रल बैंक है वो भी, उनको पूरी तरह से अंदाजा है कि आगे का रास्ता उतना आसान नहीं है, लेकिन ये जो 7.7% का आंकड़ा है ये वो मजबूती प्रदान करता है कि जो आगे का मुश्किल रास्ता है उसको थोड़ा सा आसान कैसे बनाया जा सके. Vishal, when we look at the numbers, we also see that the primary sector has like Subodh just read, primary sector has observed 3.2% growth rate, mainly driven by performance of agriculture and fishery sectors. And then we've seen double-digit growth in manufacturing, trade, hotels, transport, communication and services related to broadcasting and real estate sectors. So actually speaking, it's an all-round performance that we're looking here. It's not just one or two sectors, that have contributed to the 7.7% figure. So that's also a very heartening fact here. Indeed, that's why I said, Anuba, earlier that, that the kind of holistic growth which has been achieved here, it's not riding on just one or two sectors. Yes. In fact, it would not be wrong to say that there is a uniform performance by almost every important sector here. And that is where the fundamentals are further strengthened, the fundamentals on the basis of which we have to now navigate rough waters. Everybody is navigating Yes. it. It's not just about us. The entire world is navigating those rough economic waters, and especially driven by the energy prices and the crisis in the energy sector as well. But it has a sort of a domino effect on almost every sector, and if every sector in our economy has performed uniformly well in the previous cycle, then they are really much better prepared to go ahead and take on the challenges, to go ahead and navigate the tough situations on the economic front, which is there, which is for everybody to watch. It's something which is not hidden from everyone. It's something which is being negotiated and tackled for quite a few months now. Yes. But now is a crunch time when we see these numbers and we do a comparative analysis and we figure out as to what exactly is the way ahead. Of course, there will be a dwindling down effect in terms of the growth in these sectors. We have a cushion. But we are already starting with Yes. the cushion. Yeah. Subodh. जी, और अगली खबर पे चलते हैं हम. सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाले पूंजीगत लाभ और ब्याज आय पर पूरी तरह से कर छूट दे दी है. यह छूट इस वर्ष 1 अप्रैल से लागू होगी. सरकार ने इस संबंध में आयकर संशोधन अध्यादेश 2026 जारी किया है. वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से सरकारी प्रतिभूतियों पर कराधान कई देशों के समान हो जाएगा. मंत्रालय ने बताया कि इसी तरह की आयकर छूट बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स BAS को भी दी गई है. यह भी कहा गया कि इसमें पेंशन फंड, बीमा कंपनियों और संप्रभु धन कोष जैसे दीर्घकालिक निवेशकों के लिए स्थिर और व्यवस्थित रूप से विदेशी पूंजी का प्रवाह सुनिश्चित होगा. इस पर हम चर्चा से पहले अगली खबर भी साथ में ले लेते हैं. The next story, of course, is the decisions taken today or announced today by the RBI Monetary Policy Committee. The Reserve Bank of India has kept key interest rates unchanged for the second consecutive monetary policy review in the current financial year. Announcing the bi-monthly monetary policy today, RBI Governor Sanjay Malhotra said that the MPC unanimously decided to retain the repo rate at 5.25% while maintaining a neutral policy stance. Meanwhile, the RBI has revised its GDP growth projection for the current financial year downward to 6.6% from the earlier estimate of 6.9%. The central bank also raised its inflation forecast to 5.1% from 4.6%. Let's hear what the governor said. The committee noted that the global environment has deteriorated since the last policy meeting in April, with the conflict lingering amidst a fragile truce. The adverse implications of the extended disruption in supply chains and elevated energy prices are reflected in the moderation of growth and increase in inflation projections from the April policy. Additionally, the food outlook too remains uncertain on account of subnormal southwest monsoon forecast and El Nino. Although risks of higher inflation have amplified, the MPC felt it would be prudent to wait for greater clarity to emerge. Accordingly, the MPC voted to keep the policy repo rate unchanged.
To attract foreign capital, the RBI announced that government securities will be issued with 15, 30 and 40-year tenors, and several restrictions on foreign portfolio investment in government securities will be removed. The RBI has also enhanced investment opportunities for non-resident Indians, overseas citizens of India and other eligible overseas investors in equity markets. और सरकार और रिजर्व बैंक ने जो उपायों की घोषणा की है विदेशी पूंजी प्रवाह को बढ़ाने के लिए और रुपए को मजबूत बनाने के लिए, उस पर हमने आकाशवाणी से बातचीत करते हुए वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार ए.के. भट्टाचार्य ने बताया। Both the decisions announced today by the government and the Reserve Bank of India are expected to bolster the country's balance of payment situation. The government's decision to exempt all foreign portfolio investments in India's government securities or sovereign bonds from interest income tax and capital gains tax will help the country attract more stable and long-term foreign capital at a time when India's debt markets are going through a volatility caused in the global financial markets and India's rupee is under pressure. Even though the FPI's share in total government security stock is only about 3.34% or rupees 3.75 lakh crore, the measure will be seen in the flow of foreign capital into the country. The Reserve Bank of India's decision to increase the limit for investment by NRIs and OCIs in equity instruments will also help India attract foreign capital. Both the decisions should help soften the pressure on rupee. विशाल, अभी हमने सुना ए.के. भट्टाचार्य की बात भी सुनी, उनका रिएक्शन सुना, और उससे पहले जो खबरें पढ़ी है मैंने और अनुभा ने, जो दिखाई दे रहा है कि पिछले कुछ समय से बाजार को ये चिंता लगी हुई थी कि हमारे यहां से पैसे निकल रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय कारक हैं, जो फैक्टर्स काम कर रहे थे उसको लेकर। क्या इन कदमों से अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिन अब बेहतर होंगे हमारे? देखिए, मैं हम सबके वरिष्ठ सहयोगी भट्टाचार्य जी ने जो कहा, मैं उससे बिल्कुल एग्री करता हूं, लेकिन मोटे तौर पे इसको समझने की जरूरत है। आज कई बड़ी बातें हुई, कई बड़े फैसले हुए, कुछ का असर केवल कल देखने को मिल सकता है या सोमवार को देखने को मिले, और कुछ का असर अगले कुछ हफ्तों में देखने को मिलेगा। और कुछ ऐसे भी फैसले हैं जो नहीं लिए गए, क्योंकि आगे आने वाले समय के लिए वो एक गुंजाइश बनाकर रखी जाए कि अगर जरूरत पड़ेगी तो वो फैसले लिए जाएंगे। तो सबसे पहले उसी फैसले से शुरुआत करते हैं, जो रेपो रेट जो अनचेंज रखा गया है। उम्मीदें ऐसी ही थी, क्योंकि देखिए आरबीआई चाहता तो आज वो रिलैक्सेशन दे सकते थे, लेकिन शायद उन्होंने एक लार्जर आउटलुक रखी, एक ग्लोबल आउटलुक के हिसाब से देखा, और उनको लगा कि इस वक्त जो स्थिति है वो उतनी गंभीर नहीं है कि उसमें ऐसा कदम उठाया जा सके, इसमें कुछ और कदम उठाए जा सकते हैं, और रेपो रेट को चेंज करने का जो फैसला है उसे शायद आगे के लिए बचाकर रखा जा सकता है। नंबर एक। नंबर दो, जैसा कि सुबोध ने बताया कि भाई, और भट्टाचार्य जी भी कह रहे थे कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स को लेकर फैसला, यहां दो तरह के फैसले किए हैं। एक फैसला आरबीआई ने किया है, सेंट्रल बैंक ने, दूसरा फैसला केंद्र सरकार ने किया है, और दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। और इससे निश्चित रूप से सुबोध जी, जैसा कि आपका सवाल था कि जो एफआईआईज यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, विदेशी निवेश जिसे कहा जाए, उसमें जो थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी चल रही थी, वो वॉलेटिलिटी थोड़ी सी कम हो सके, और क्योंकि ये थोड़ा सा कठिन समय है इकोनॉमिक एस्पेक्ट से, मार्केट्स के एस्पेक्ट से, तो उसमें जो विदेशी निवेशकों का जो जिसे कहा जाए भरोसा बरकरार रहे, और उन्हें भी लगे कि अगर वो ₹1 भारत में निवेश कर रहे हैं तो उसमें से उनको भी कुछ फायदा मिले। तो इसलिए वो टैक्स ब्रेक सरकार की तरफ से अनाउंस किया गया, कुछ रिलैक्सेशन आरबीआई की तरफ से अनाउंस किया गया। तो ये एक तरीका है, एक टैक्टिक है इंश्योर करने के लिए कि जो मार्केट्स में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो बरकरार रहे, उसमें कोई खास कमी ना आए। हाँ, एक डबल प्रॉन्ग स्ट्रेटजी जिसे मैं कहूंगा आरबीआई की तरफ से जो मॉनेटरी पॉलिसी पे मोटे तौर पर नजर डाल के देखें, वो ये कि केवल ये फैसला इकोनॉमिक ग्रोथ के लिहाज से नहीं लिया गया है, ये फैसला इन्फ्लेशन को भी कैसे कंटेन किया जाए उसके लिहाज से भी लिया गया है। और आरबीआई जैसा कि हम अंग्रेजी में कहते हैं कि देव नॉट sort of left no stone unturned in both action
and in terms of words as well. They've not kept anything hidden. They have ensured that, the real truth is there. They're not playing with numbers. They've, clearly come out and said that earlier our projection was 6.9%. Now it is going to be 6.6%, given the current situation. Yes. And as far as inflation is concerned, this might also cross the 5% mark and go up to 5.1%. So it's like giving a clear picture to the people and then moving ahead with the steps which need to be taken. Not all of them at once. You don't fire all your arrows at once. Yeah. You need to keep some also with you. Right. Vishal, beyond the foreign inflow and the currency support, of course, that the government's center's decision today will provide, how will this policy decision, the one taken by the government regarding the foreign investors, how will it contribute to the long-term attractiveness of the Indian debt market when we compare it to the other emerging markets or even, other debt markets of the world? See, with the tax break, by just back of the hand calculation, if I look at it that way, is now the Indian debt market will be at par with the other major, debt markets in the global economy. So of course, it's going to be as lucrative for the FIIs to invest in the Indian, government bonds and securities as it is for them to invest elsewhere, say American bonds or, maybe some other major economies as well. So largely, we're putting ourselves out there saying that yes, our position and our standards and our, taxes are at the same level as it is for the other economies as well. You're most welcome. So basically, we're adding one more choice to the investors' basket. And I think when we do another comparison between these economies and our own economic fundamentals and the way our economy has performed so far, there is +1 there as well, because we've performed much better than these other economies in the past 1.5 or 2 years, and that is something which will add more value to the foreign investors when they sit on the table and they take a decision as to where should we invest. जी अनुभव हाँ अब सरकार ने तो जो कदम लेने थे और जो आरबीआई ने कदम लेने थे उन्होंने तो ले लिया है. अब देखते हैं कि बाजार कितना आकर्षित कर पाता है. सोमवार को पता लगेगा, पर उसके पहले लेट्स टेक reaction coming from an industry body. Industry body ASSOCHAM has said that the RBI's decision to keep the repo rate unchanged will strengthen growth and business sentiments. Secretary General ASSOCHAM Saurabh Sanyal said that the decision reflects a balanced approach towards supporting economic growth while ensuring inflation remains within the target range. He said the unchanged rate signals confidence in the domestic economy while preserving room for timely action in response to evolving macroeconomic and financial conditions. जी, और देखते हैं अब शेयर बाजार का क्या हाल रहा है आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन पर. देश के शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज थोड़ी गिरावट के साथ बंद हुए. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 117 अंक गिरकर 74,243 पर बंद हुआ. एनएसई का निफ्टी 50 अंक नीचे 23,367 पर आ गया. एनएसई के मिड कैप 100 सूचकांक में 0.3% का नुकसान रहा और स्मॉल कैप 100 सूचकांक में भी हल्की गिरावट देखी गई. वैसे आज कारोबार की शुरुआत में रुझान सकारात्मक थे, लेकिन दोपहर में मुनाफा वसूली और निवेशकों के सावधान रुख की वजह से सूचकांक गिरने लगे. Benchmark domestic equity indices ended on a negative note today. The BSE Sensex dropped 117 points to close at 74,243. The NSE Nifty slipped 50 points to settle at 23,367. In the broader market on the National Stock Exchange, the mid-cap 100 fell over 0.3% and the small-cap 100 index settled marginally lower. After a positive start, indices lost momentum during afternoon trade and turned negative as profit-taking and cautious investor sentiment weighed on the market. और सेंसेक्स में शामिल 30 में से 17 कंपनियों के शेयरों में नुकसान रहा. सबसे अधिक गिरावट वाले शेयरों पर नजर डालें. ट्रेंट के शेयर 2.2% नीचे आ गए. टीसीएस और टाटा स्टील दोनों में 1.8% की गिरावट रही. इसके उलट हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर 2.1% उछल गए. अडानी पोर्ट्स के शेयरों में 1.8% और बजाज फाइनेंस के शेयरों में 1.7% से अधिक की बढ़त दर्ज की गई.
In the sectoral indices at the BSE, 16 out of 25 sectors ended in positive territory. Among the top gainers, hospitals rose over 1.4%, utilities rose 0.6%, PSU banks as well as realty climbed almost 0.6%. Conversely, metal emerged as the biggest drag, dropping over 1.6%, followed by telecommunication, which shed over 1.5%. Meanwhile, commodities index also dropped over 0.9%. The overall market breadth at the BSE was negative. जी विशाल, आज अगर हम शेयर बाजार पर देखें तो आज जो आरबीआई से और जो सरकार की ओर से जो घोषणाएं थी उनका कुछ खास असर दिखाई नहीं दिया है, क्योंकि शायद अंतर्राष्ट्रीय फैक्टर्स अभी बहुत, अंतर्राष्ट्रीय कारक जो है वो बहुत भारी पड़ रहे हैं अभी। देखिए, भारी अभी पड़ रहे हैं, और दूसरा एक चीज और समझने की जरूरत है कि मार्केट रिएक्ट जरूर करता है, लेकिन जब इस तरह के बड़े फैसले लिए जाएं तो थोड़ा सा एक सोच समझ के रिएक्शन आता है। और एक चीज और है कि आज शुक्रवार का दिन था, जब तक मॉनेटरी पॉलिसी का फैसला आया तब तक लगभग आधा दिन जा चुका था, और उस आधे दिन को देखें तो उसमें गेन्स थे, और फिर उसके बाद बाजार ने थोड़ा सा रुख मोड़ा। निश्चित है, जब इस तरह के आंकड़े बाजार के सामने आखिरी 1-2 घंटे में आए कि भाई जो आउटलुक है वो महंगाई को लेकर क्या है, आरबीआई ने जो 4.6 से 5.1 की बात कही है, ग्रोथ फॉरकास्ट अगर जो है 6.9 से कम करके 6.6 करें, तो वो बड़े बड़े आंकड़ों को देख के, लेकिन लार्जली मेरा मानना है कि सोमवार से कुछ असर जो है इन फैसलों का जरूर बाजार पर देखने को मिलेगा। हालांकि सीधे तौर पर अगर कहें तो सरकार और आरबीआई को जो फैसले लेने थे वो उन्होंने ले दिए हैं। अब उनका इस बात पर कोई प्रभाव नहीं है कि कल बाजार किस तरह सोमवार को बिहेव करेगा, क्योंकि बाजार का एक अपना तरीका है, और केवल डोमेस्टिक फैक्टर्स नहीं है, इंटरनेशनल फैक्टर्स भी हैं। एक बार फिर से जंग शुरू हो गई है, एक बार फिर से जो उम्मीद की जा रही थी कि आखिर इसका कोई शांतिपूर्ण हल निकलेगा, लेकिन वो नहीं निकलता दिखाई दे रहा है, तो उसको भी थोड़ा सा माना जा सकता है कि उस पर भी सबकी नजर रही होगी। इसलिए मेरा कहना है कि बाजार किस तरह से बिहेव करेगा और बाजार में क्या असर दिखेगा, उसके लिए शायद मुझे लगता है कि सोमवार नहीं, शायद अगले 2-3 दिन तक इंतजार करना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा जो एफआईआईज को लेकर, गवर्नमेंट बॉन्ड सिक्योरिटीज को लेकर जो फैसले हुए हैं उसका भी कुछ असर, पॉजिटिव असर देखने को मिल सकता है। यानी कि ऑल यू से, व्हाट यू सेइंग इज दैट ऑफ कोर्स लाइक यू सेड वी हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज, बट ऑल्सो at some point, at some level, the volatility is likely to continue in the markets. Yeah, but I believe it should be a little less than what we have witnessed in the past 15-20 odd days, at least in this week only. If you look at the numbers, Nifty, I guess, has lost around 2,000 points starting from Monday onwards. Not much of a change in Sensex, but then, there has been a lot of up and down movement as well. With these decisions, what I believe is that the institutional investors, both foreign and domestic, will be able to go ahead and make more informed decisions in the days to come, and that that kind of path which will be taken by DIIs and FIIs will eventually reflect on the retail investors as well. Right. जी, और देखें रुपए का क्या हाल रहा है। विदेशी मुद्रा बाजार में आज रुपया 85 पैसे बढ़कर 94 रुपए 94 पैसे पर बंद हुआ। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए निवेश के नियमों में छूट और पूंजी प्रवाह बढ़ाने के उपायों की घोषणा से सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक दिन के कारोबार में 99.21 पर कारोबार कर रहा था। और एशियाई बाजारों का भी आज हाल कुछ बेहाल ही रहा है। एशिया के अधिकांश शेयर बाजारों में आज गिरावट देखी गई। टेक्नोलॉजी कंपनियों के शेयरों में मुनाफा वसूली और पश्चिम एशिया संघर्ष की वजह से निवेशकों की सावधानी का प्रभाव बना रहा। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 5.5% से अधिक, जापान का निक्केई 1.3%, हांगकांग का हैंगसेंग 1.1% से ज्यादा, चीन का शंघाई कंपोजिट 0.7% से अधिक और सिंगापुर का स्ट्रेट टाइम्स 0.35% नीचे आ गया। प्रमुख यूरोपीय सूचकांकों में आज मिला-जुला रुख देखने को मिला। अंतिम समाचार अभी तैयार किए जाने तक फ्रांस का कैक 0.5% और लंदन का फुट्सी 0.4% ऊपर था। जर्मनी के डैक्स में मामूली गिरावट देखी गई। Let's move on to the U.S. markets. Major U.S. stock indices displayed mixed trend yesterday. The Dow Jones Industrial Average surged over 1.7% to settle at a record closing high of 51,562, led by non-tech stocks.
The S&P 500 reversed early losses and gained 0.4%, while the tech-heavy Nasdaq Composite Index slipped 0.1%. A very quick comment from you, Vishal. We've been seeing a rally in the Asian markets, thanks to their dominance in the AI sector. But today, losses all across. Yeah, because of what is happening as far as the Iran-US front is concerned, and the markets do react very quickly to the situations of conflict, and that is why that impact was slightly visible on the Indian market as well. But globally, whatever positive indicators were coming in as far as peaceful resolution of the conflict, that seems to have gone out for a toss, and that is something which is not taken kindly by any market across the world, anywhere, be it European markets or Asian markets. And I think we might see the same similar situation as far as Dow Jones or the US markets are concerned as well. Right. Let's move on to commodities. Global crude oil prices edged lower today. Brent crude was trading 0.2% down at $94 and 85 cents per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was also trading 0.1% down at $92 and 95 cents per barrel when reports last came in. And let's have a look at the prices of gold and silver. In the Indian bullion market, 24-karat gold was trading 0.9% down at 1,58,190 rupees per 10 grams, while silver was trading 1.8% down at 2,60,890 rupees per kilogram a short while ago. जी, और एमसीएक्स में जून अनुबंध वाला सोना लगभग 1% नीचे 1,54,263 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था, और जुलाई अनुबंध वाली चांदी 0.8% गिरकर 2,59,999 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। विशाल, जैसा अभी अनुभव बता रही थी, क्रूड के प्राइसेस थोड़े ठंडे हो रहे हैं और सोने चांदी की चमक भी थोड़ी कम होती दिख रही है। देखिए, ये सब तो उतार चढ़ाव जरूर चलेगा, क्योंकि खासतौर पे मैं सोने चांदी से ज्यादा क्रूड की कीमतों पर ज्यादा मेरी नजर है, क्योंकि सोने चांदी की अपनी एक चाल है और वो चाल हमेशा बरकरार रहेगी। अब बाकी जो चीजें हैं, वस्तुएं हैं, चाहे वो क्रूड हो या फिर और मेटल्स हो, उनको थोड़ा सा पेस अप करना पड़ता है और उन पे थोड़ी सी नजर रखने की जरूरत है। सोना हमेशा सोना ही रहेगा, और जहां तक चांदी की बात है, उससे ज्यादा उम्मीदें ना ही लगाएं तो बेहतर है, क्योंकि वो चमकती भी है उतनी ही तेज और फिर उसके बाद उसकी चमक जल्दी फीकी भी पड़ती है। पर आप अभी जैसा कह रहे थे, व्हाट अबाउट द क्रूड, यू आर सेइंग दैट यू आर you monitor, or rather your eyes are always on the crude oil prices. Where do you see the trend going right now? I think it might take a U-turn again, because given the fact that they're not able to find a solution to the conflict, and that is where the entire trap lies for the global economy. बस यही उम्मीद करें कि अगले 2-3 दिन में मामला कुछ शांत होने की दिशा में बढ़े तो शायद सब कुछ शांत रहे। जी बिल्कुल, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। जी, विशाल, मार्केट मंत्र में आने और बहुत सार्थक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। And before we close, a reminder of the headlines. Indian economy grows by 7.7% in financial year 2026. Fourth quarter growth pegged at 7.8%. Centre grants tax exemption to foreign institutional investors on capital gains in government securities. RBI's Monetary Policy Committee keeps repo rate unchanged, cuts GDP growth projection for the current financial year to 6.6%, and benchmark domestic indices end on negative note. Sensex drops over 100 points, Nifty settles below 23,400, and that's it in this edition of Market Mantra. For now, from the entire team, goodbye. इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।